नमस्कार। आज के वीडियो में बात करते हैं कि फर्जी एफआईआर क्या होता है और फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जाए। ठीक है, फर्जी एफआईआर आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग एक दूसरे को परेशान करने के लिए फर्जी एफआईआर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी का मारपीट हो गया किसी के साथ, आपका वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपके घर के सामने ही हो गया, तो अब आप अपने घर से देख रहे हैं, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जिस आदमी के साथ मारपीट हुआ है, हो सकता है वो आपको फंसाने के लिए, कभी किसी टाइम का दुश्मनी निकालने के लिए आपके ऊपर भी वो डाल दे कि भाई ये भी था। ठीक है, अब कहीं किसी दूसरे जगह ही मारपीट हो गया, वो जानबूझ के फंसाने के लिए, आप उसके दोस्त हैं तो भाई ये भी था यहाँ पे। तो ये होता है फर्जी एफआईआर। जिस एफआईआर में सत्यता न हो, जो क्राइम आपने किया ही नहीं है उस क्राइम के बारे में एफआईआर लिखवा देना, ये होता है आपको फर्जी एफआईआर। अब एफआईआर समझ लीजिए क्या होता है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मीन्स कोई भी क्राइम होने पर आप जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, सबसे नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन होगा, जहाँ का आपका एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आता होगा, वहाँ पे आप उस क्राइम की जानकारी देंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं एफआईआर। पहली बार जो जानकारी दी जाती है कोई क्राइम होने के बाद थाने को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये थाना लिखता है और एक कॉपी आपको, इसका रिसीविंग जो है कि आपने एफआईआर लिखवाया है, उसकी कॉपी आपको थाने से मिल जाती है। तो कोई भी क्राइम होने पर जो आप पहली बार थाने को इत्तला करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफआईआर। ठीक है, अब देखिए फर्जी एफआईआर मैंने आपको बता दिया कैसे काम करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि फर्जी एफआईआर करने वाला चाहता क्या है। वो तीन चीज़ चाह रहा है। पहला, आपको मेंटली परेशान करना। आप इज्जतदार आदमी हैं, वो जानता है अगर इसको हम फर्जी एफआईआर में फंसा देंगे तो ये परेशान हो जाएगा, मेंटली परेशान हो जाएगा। आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है उसको ख़त्म करना, आपको आर्थिक नुकसान दिलाना। आप जैसे मान लीजिए अब एफआईआर हो गया फर्जी, कोर्ट में ट्रायल होगा, आपको वकील खड़ा करना होगा, आना जाना होगा, दिस डेट, तो बहुत सारा खर्चा उसमें होता है, तो पैसे की क्षति। तो आप ये मान के चलिए वो आपका क्षति करना चाहता है। ठीक है, तो अब इससे डील कैसे करें, इससे कैसे बचें। कुछ सेक्शंस हैं आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको आप यूज़ करके अपने वकील के थ्रू आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। और इवन अगर आपका प्रूफ सही है और मजबूत है तो ये एफआईआर क्वैश भी हो सकता है और उस एफआईआर करने वाले को 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब समझते हैं कि अपराध जो है वो कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, किडनैपिंग कर दिया, उसके बाद रेप, फिर आपका होता है अननेचुरल ऑफेंस, अप्राकृतिक कृत्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें एक और चीज़ है जिसको कि हम लोग बोलते हैं दहेज हत्या, ड्रॉरी डेथ। ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में पेपरों में भी आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है। तो दहेज के कारण अगर आप डेथ हो गया किसी का, दहेज के कारण आपने किसी को मार दिया, ठीक है, तो वो आपका होता है ड्रॉरी डेथ के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल के अंदर आता है असॉल्ट मतलब हमला करना। ठीक है, फर्जरी करना जिसको आप लोग फर्जरी बोलते हैं, किसी के साथ आपने किसी भी तरह का फर्जरी कर दिया जानबूझ करके, तो वो होता है आपका फर्जरी। उसके बाद आपका होता है आपको छोटा मोटा जिसको बोलते हैं मारपीट। ठीक है, छोटा मोटा मारपीट जैसे मान लीजिए अब 1-2 थप्पड़ ऊपर मार दिया किसी को, थोड़ा मोड़ा लाठी मार चल गया लेकिन ब्लड वगैरह नहीं बाहर आया, तो वो होता है छोटा मोटा मारपीट, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आता है आपको नॉन कॉग्निजेबल अपराध के अंदर में। अब जैसे मान लीजिए प्री प्लान्ड आप नहीं किए, अब बात में ही शुरू हो गया, तो वो हम लोग बोलते हैं असंज्ञेय अपराध के अंदर आता है, बात में ही मारपीट, तो वो होता है आपका। ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद ऐसा कोई भी अपराध जो कि उतना ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता है दूसरे को, वो सारा आता है आपका नॉन कॉग्निजेबल के अंदर।
अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए, अगर कोई भी तरह का अपराध आपके ऊपर होता है तो अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप पुलिस से वारंट नहीं मांग सकते, बिना आपको वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अगर आपके ऊपर कॉग्निजिबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज हो गया है। ठीक है, नॉन कॉग्निजिबल के अंदर आप पुलिस से अरेस्ट वारंट मांग सकते हैं कि क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है मुझे गिरफ्तार करने का। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर आपको पुलिस वारंट दिखा करके गिरफ्तार करेगी। आप मतलब आप पुलिस से मांग सकते हैं कि भाई मुझे वारंट है आपके पास अरेस्ट करने का मुझे, तो ये होता है। तो ये दो चीज़ है, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। अब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल केस होता है जहाँ पे अधिकार मांगा जाए, जैसे अब किसी का मकान कोई कब्जा कर लिया तो वो सिविल का मैटर है, मतलब व्यवहार से रिलेटेड। अब कोई एग्रीमेंट आपने किसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि भाई मैं आपके यहाँ 1 साल काम करूँगा, 6 महीना में ही भाग रहे हैं छोड़ के, तो वो सारा जितना भी है वो आपको सिविल मैटर के अंदर आता है। सिविल मैटर मतलब अधिकार से जुड़ा हुआ मामला। ठीक है, व्यवहारिक मामला, वो लोग कहते हैं ना व्यवहारिक मामला है, व्यवहारिक न्यायालय, तो व्यवहार से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है वो होता है आपको सिविल केस। सिविल केस के अंदर आपको अधिकार मांगा जाता है, इसमें आपको दंड नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिविल का जितना भी मैटर होता है इसमें हमेशा आपको अधिकार मांगा जाता है। ठीक है, मुआवजा मांगा जाता है। ठीक है, इसमें आपको दंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का मकान है, आप कब्जा कर लिए, सिविल का मैटर सिविल केस में हो गया, सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है, आप केस हार गए, आप मकान छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, अब उस पर वो आदमी अलग से आपके ऊपर कहेगा कि भाई इतना दिन तक इन्होंने मेरा सारा कुछ हैम्पर करके रखा, इन्होंने हमारा किराया हैम्पर करके रखा, तो वो चीज़ है, फिर उसके लिए अलग मैटर होता है। लेकिन आपको जो है वो अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ने की बात होती है। अब मुआवजा जैसे है, अब जैसे कोर्ट ने फिक्स कर दिया कि ठीक है आप इनको 50,000 रुपया मुआवजा देंगे। अब अगर मान लीजिए आप मुआवजा नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर चलेगा क्रिमिनल केस। ठीक है, तो इतना ही समझिए, सिविल के अंदर जो है वो आपको अधिकार मांगा जाता है, और जो क्रिमिनल केस होता है जिसको कि हम लोग क्रिमिनल केस बोलते हैं, क्रिमिनल केस के अंदर क्या है कि अगर आपने किसी को क्षति पहुंचा दिया, जैसे कि वही रेप वगैरह जो भी है, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो ये सारा जो है वो आपको क्रिमिनल केस के अंदर आता है। इसके अंदर जो है वो आपको पुलिस का काम आता है, पुलिस यहाँ पे काम करती है, और इसके अंदर जो सेक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इसके अंदर 511 धारा है टोटल, और मतलब अपराध क्या है, कौन सा अपराध, किस चीज़ को हम कौन सा अपराध कहेंगे, ये लिखा गया है हमारा आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर। इसके अंदर टोटल 511 धारा है। अब जैसे आईपीसी है, आईपीसी के अंदर लॉ तो बन गया कि कौन सा अपराध, कौन सा काम किस अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अपराध पता चल गया, लेकिन उस अपराध में कोई प्रोसेस तो होगा ना, कोई प्रोसीजर तो होगा ना कि कैसे कैसे कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी। जैसे कब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, कब उसका जमानत दिया जाएगा, कब उसको जेल भेजा जाएगा, कब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, कितने दिन तक पुलिस चार्जशीट फाइल कर सकती है, किस किस गवाह को लाया जाएगा, कब गवाही होगी। तो इसका एक प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसको कि हम लोग बोलते हैं CRPC। ये होता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं CRPC। और जो सिविल केस से जुड़ा हुआ प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए मकान कोई आपका हड़प लेगा और उसके बाद जा करके आप कोर्ट में केस डालेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि जज आ जाएगा घर पे, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसका भी एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग बोलते हैं CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिविल केस के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको हम लोग बोलते हैं CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। और जो हमारा क्रिमिनल केस होता है उसके अंदर आईपीसी की धारा लगने के बाद जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको बोलते हैं हम लोग CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब आ जाइए सेक्शंस के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए आपके साथ कोई क्राइम हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंसर्न जो थाना होगा वहाँ पे जा करके कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, FIR लिखने की कृपा की जाए। ठीक है, ये रूल है CRPC की धारा। CRPC मैंने अब आपको बताया है, CRPC की धारा 154 ये कहती है कि कोई क्राइम होने पे पुलिस का काम है कि वो FIR दर्ज करे। ठीक है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करे। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए किसी कंडीशन से पुलिस वाला आपका एफआईआर नहीं लिखता है या एफआईआर लिखने से मना कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं लिखता, नहीं ऐसा ऐसा इसी होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप प्रयोग करेंगे सीआरपीसी की धारा 154(3). ये क्या कहता है, इस धारे का प्रयोग करते हुए आप डायरेक्ट जो आपके पुलिस मुख्यालय के जो हेड होंगे, जैसे एसपी हो गए, एसएसपी हो गए, उनके पास आप आवेदन दे सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, इस पर एफआईआर दर्ज करवा के उचित कार्रवाई का आदेश आप जारी करें। तो ये हो गया, डायरेक्ट आप एसपी और एसएसपी के पास भी ये बात कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश वहाँ भी काम ना बने तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधा चले जाएंगे कोर्ट में और वहाँ पे प्रयोग कर देंगे सीआरपीसी 156(3). ये काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है सीआरपीसी 156(3). इसके अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कोर्ट में कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस पर आप एफआईआर दर्ज करवा के और इस पर निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया जो है उसको शुरू करने का आप आदेश जारी करें। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि वो आपका एफआईआर लिख भी देगा, उसके साथ साथ जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा उसको वो एफआईआर की कॉपी भेज देगा कि ये जो मैंने एफआईआर लिखा है ना, इसको आप अपने पास लिखिए, और एक आईओ अपॉइंट कर देगा उस स्टेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो आईओ जो है इस केस को देखेगा और उसको ये आदेश दिया जाएगा कि मैंने जो एफआईआर लिखा है, मीन्स मजिस्ट्रेट बोलेगा कि मैंने जो एफआईआर लिखा है उस एफआईआर को देखते हुए, उस एफआईआर पे ध्यान देते हुए तुम इस केस की जांच शुरू करो और सत्य क्या है उसका पता लगाओ। तो ये होता है 156(3) के अंतर्गत। अब अगर मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने आपका एफआईआर भी नहीं लिखा और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वहां पे कुछ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची थाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसी मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि सर मैं यहां गया था थाने के अंदर, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे मेरा एफआईआर नहीं लिखा। तो आप इसके ऊपर एक धारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी की धारा 166 है। आईपीसी की धारा 166 है, ये कहती है कि जो मजिस्ट्रेट आपका एफआईआर लिखा है ना, वो डायरेक्ट उस कंसर्न थाने का जो हेड होगा उसको कोर्ट में तलब कर लेगा और कहेगा कि ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों आपने इस बंदे का एफआईआर नहीं लिखा, क्या कारण था जो आपने एफआईआर नहीं लिखा। तो ये पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। आईपीसी की धारा 166 है, यही कहती है कि अगर कोई पुलिस वाला या अगर कोई लोक सेवक आपकी बात नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट में। तो आईपीसी की धारा 166 यही कहती है कि अगर कोई पुलिस वाला या कोई लोक सेवक आपकी बात नहीं सुने और आपकी अगर मांग जायज़ है तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ या उस पुलिस स्टेशन में जो भी हेड है उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट वहाँ से उसको तलब कर लेगा और उससे कारण पूछेगा कि उसने आपकी एफआईआर को क्यों नहीं लिखा। अब ये तो हो गया एफआईआर कैसे करवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सारा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि अब आगे जाएगा फर्जी वाली बात। फर्जी कहाँ पे होता है, अगर मान लीजिए आपके ऊपर, आपको पता चल गया कोई एफआईआर, फर्जी एफआईआर आपके ऊपर हो गया है, ठीक है, तो उसका सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, पुलिस से भागना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भागना है। अगर आप पुलिस से भागेंगे तो पुलिस को यह शक हो जाएगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, भाग क्यों रहा है। जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, जस्ट रोक दीजिए बाइक वहीं पे वहीं। अगर आपने थोड़ा भी आगे निकाल दिया ना बाइक तो समझ लीजिए जो अब फिर आप गए। और अगर आपने रोक दिया बाइक और आपके पास अगर कुछ ऐसा है कि नहीं भी है, मान लीजिए आपके पास कोई पेपर नहीं भी है, मिसिंग भी है, तो वो पुलिस वाला आपको ज़्यादा कुछ उतना नहीं बोलेगा। फाइन तो लगेगा ही, लेकिन आपको कोई उस तरीके की बात जो है वहाँ पे नहीं होगी। नहीं तो एक उल्टा वो भी हो जाएगा कि पुलिस के हाथ देने पे ये बंदा नहीं रुका, ठीक है, तो वो एक नया केस आपके ऊपर बन जाएगा। तो जैसे ही अगर कोई हाथ दे दे पुलिस वाला और आपने अगर रोक दिया वहाँ पे बाइक या कार को, तो समझिए 70% काम तो आपका वैसे ही बन गया वहाँ पे। तो वही चीज़ है, अगर कोई क्राइम में आपका नाम आता भी है तो भागना नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि आप टेंशन लेके करेंगे क्या, आपके टेंशन लेने से समस्या सॉल्व तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लॉ के अंदर सारा सिस्टम बना हुआ है, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हो गया तो क्या है, पुलिस से भागना नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीन्स अगर कोई संज्ञेय मामला है, जैसे मर्डर का हो गया, हत्या की कोशिश का हो गया, ठीक है, इस सब टाइप का मामला जो मैंने आपको बताया था, उस कंडीशन में क्या करना है, आप कोई वकील कीजिए या किसी अपने को आप पुलिस स्टेशन भेजिए और पुलिस को कन्विंस कीजिए
कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो बंदा था वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ही, जैसे मोबाइल का लोकेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए मारपीट कहीं हुआ और आप तो वहाँ पे अपने घर पे थे, मोबाइल के लोकेशन से पता चल जाएगा। या अगर मान लीजिए जो टाइम वो बंदा बता रहा है कि इस समय मारपीट में ये बंदा यहाँ पे था, अगर आप उस समय में कहीं और हैं, वहाँ का कोई प्रूफ हो आपके पास, ठीक है, वो प्रूफ आप पुलिस को दे सकते हैं। और अगर पुलिस आपकी कन्विंस हो गई तो जो बंदा आपके ऊपर एफआईआर किया है, तो एक तो उसका एफआईआर होगा नहीं, उल्टा उसके साथ पुलिस के पास ये पावर है कि 182 आईपीसी और आईपीसी 211 इस दोनों धारा का प्रयोग करते हुए उस बंदे के ऊपर केस चला सकती है पुलिस। क्यों? क्योंकि इसने आपको परेशान करने का काम किया। 211 धारा यही कहती है कि जानबूझ करके अगर आप अपराध की प्रकृति से किसी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए नॉर्मल अपराध है, ठीक है, तब तो आपको 2 साल का है जेल प्लस जुर्माना, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे अपराध में उस बंदे का नाम डालने का प्रयास किया, जैसे कि जिसमें उसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती थी, या उसको आजीवन कारावास हो सकता था, या उसको मृत्युदंड मिल सकता था, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इसी आईपीसी 211 का प्रयोग करते हुए, चूंकि आपने उस बंदे के ऊपर झूठा केस करने का प्रयास किया, तो आपको 7 साल की सज़ा हो जाएगी प्लस जुर्माना। तो ये है आईपीसी 211 के अंदर। तो आप पुलिस से भागेंगे नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर मान लीजिए पुलिस वाला आपका नहीं होता है कन्विंस, तो आप क्या करेंगे? तो आप जा सकते हैं एसएसपी के पास या एसपी के पास, उनको कन्विंस कर सकते हैं। और एसपी एसएसबी के पास ये पावर होता है, इवन डीएसपी के पास भी ये पावर होता है कि वो आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका नाम संज्ञेय अपराध में है। और संज्ञेय अपराध है तो वहाँ तो पुलिस गिरफ्तार करेगी नहीं आपको जब तक वारंट ना निकले। तो कोर्ट में जब तक ये प्रूफ ही नहीं होगा कि वो बंदा वहाँ पे था तो वारंट निकलेगा नहीं। लेकिन असंज्ञेय अपराध में ही ऐसा होगा, संज्ञेय अपराध में तो आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो उस अपराध में कैसे बचा जाएगा उसका मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। इसके बाद आप एसपी या एसएसपी या डीएसपी जो भी हैं वहाँ पर आप जा करके उनसे निवेदन कर सकते हैं। उनके पास ये पावर होता है कि अगर वो आपकी बातों से कन्विंस हो गए तो वो आपका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे ऑर्डर कर देंगे कि आप जांच कीजिए, लेकिन आप इस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश एसपी के पास भी आपकी बात ना बनी, एसएसपी के पास भी आपकी बात ना बनी, बहुत कारण हो सकता है और कन्विंस नहीं हो पाए वो, तो क्या होगा? तो आपके ऊपर आपको पता चल गया कि आपके ऊपर क्या है, संज्ञेय अपराध है, मीन्स आपको पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आप क्या करेंगे? तब आप प्रयोग कीजिए, एक धारा होता है सीआरपीसी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं 482 सीआरपीसी 482। ये धारा का प्रयोग करते हुए आप माननीय उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट के पास ये आवेदन कर सकते हैं अपने सारे प्रूफ के साथ कि मेरा इस अपराध में कहीं कोई लिप्तता नहीं है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है। प्रूफ आप क्या दे सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, फ़ोन का लोकेशन या जो टाइम वो बंदा बता रहा है, जो समय बता रहा है, जो जगह बता रहा है, आप उस जगह पे नहीं, उसी समय में किसी दूसरे जगह पे हैं, उसका कोई प्रूफ। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी मित्र के पास है तो वो मित्र वो आपका बोल देगा कि नहीं ये तो मेरे साथ था, ठीक है। आप किसी ऑफिस में ही काम करते हैं या आप किसी ऑफिस में गए हुए हैं, वहाँ पे आपकी एंट्री है, वहाँ पे आपका अटेंडेंस है, तो वो भी हो सकता है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना पीना खा रहे हैं, वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट में अब कैमरा लगा होता है, वहाँ पे भी हो सकता है कि भाई ये बंदा तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारा प्रूफ आप लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। और 482 सीआरपीसी के अंदर ना हाईकोर्ट के पास इतना पावर होता है कि अगर हाईकोर्ट को लग गया कि वो फर्जी एफआईआर है, तो हाईकोर्ट उस फर्जी एफआईआर को जो है ना वो क्वैश भी कर सकती है, मतलब ख़त्म कर सकती है। वो हाईकोर्ट जो है वो उस फर्जी एफआईआर को ख़त्म भी कर सकती है। उसके बाद अब अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि आपको बेल मिलना चाहिए, अभी आपकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक बेल होता है जिसका हम लोग नाम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से बेल ले सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो उसको आदेश जारी कर देगा आपके आईओ को, जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, कि आप जांच कीजिए, आप निष्पक्ष जांच कीजिए, लेकिन आप अभी इस बंदे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी घूमिए, पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक जब तक कि आपके ऊपर मुकदमा जो है वो साबित ना हो जाए कि आप कल्प्रिट हैं।
तो अगर कहीं पे बात ना बने तो 482 सीआरपीसी का प्रयोग करते हुए आप माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन देकर के एंटीसिपेटिबल, और एंटीसिपेटिबल तुरंत मिल जाता है। अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा क्राइम नहीं है तो एंटीसिपेटिबल तुरंत दे देती है हाई कोर्ट। उसमें कुछ कंडीशंस होता है, जैसे कि आप अपना इलाका नहीं छोड़ सकते, आप अपने पावर का गलत प्रयोग ना करें, उसका सारा कुछ बना होता है, लेकिन आपको गिरफ्तार आप नहीं होंगे, ठीक है, बेल मिल जाता है। उसके बाद आपका एफआईआर क्वेश किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ जो है वो हाई कोर्ट के पास पावर होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें 482 सीआरपीसी के अंदर 3 चीज़ और आता है। पहला क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, बहुत दिन हो गया, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप उस मुकदमे में फास्ट करने के लिए, मतलब उस मुकदमे का परिणाम निकालने के लिए भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो लंबित मामले, जितने भी आपके लंबित मामले होते हैं, उसमें अगर आप निष्कर्ष चाहते हैं तो आप 482 सीआरपीसी का प्रयोग करके हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा होता है यही जो मैंने आपको बताया, फर्जी एफआईआर। अगर फर्जी एफआईआर किसी ने कर दिया है तो उससे बचने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अभी बताया है कि आप सारा प्रूफ दीजिए, एंटीसिपेटिबल वहाँ से ले लीजिए। हाई कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं आपने कुछ नहीं किया तो इवन वो एफआईआर को क्वैश भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, वहीं पे उसका एफआईआर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तीसरा कॉम्प्रोमाइज़। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है क्राइम कर दिया, जैसे मान लीजिए 307 कर दिया, ठीक है, आईपीसी 307, उसके अंदर क्या होता है कि हत्या की कोशिश, ठीक है। तो 307 के अंदर आप मान लीजिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होगा, अब ऐसा कोई मामला है तो लोअर कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे दोनों आदमी और सारा कहेंगे कि सर हमारे ऊपर सब कुछ ठीक हो गया है, तो हाई कोर्ट जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगी, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगी और जो आपका लोअर के कोर्ट में सारा मामला है उसको खत्म कर देगी। तो सीआरपीसी 482 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। फर्जी एफआईआर से बचने में सबसे बड़ा काम इस धारे का है, अगर कहीं बात ना बने तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाइए, अपने वकील को खड़ा कीजिए और वकील को कह करके उसका सारा प्रोसीजर फॉलो करके स्ट्रॉन्ग प्रूफ दीजिए और आपको एंटीसिपेटिबल मिल जाएगा। और प्रयास कीजिए, अगर आपके पास बहुत मजबूत सबूत है आप दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखिए, एफआईआर वहीं पे क्वैश हो जाएगा, आगे बात चलेगी ही नहीं। और अगर एफआईआर क्वैश नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको बेल तो कम से कम मिल ही जाएगा, अगर कोई बहुत बड़ा मामला ऐसा नहीं है तो। और अगर अदालत को लगता है कि आप दोषी नहीं हैं तो आपके ऊपर बेल आपको मिल जाएगा। भले पुलिस जांच करेगी, पुलिस को यह आदेश रहेगा कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए और आपको भी कहा जाएगा कि आप जांच में सहयोग करें। जैसे अब मान लीजिए कभी आपको थाने बुलाया, आप गए ही नहीं, आप इलाका ही छोड़ के निकल गए, तो ऐसा सब नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कल्प्रिट हो जाएंगे। तो ये सब नहीं है, आप भी जांच में सहयोग कीजिए, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जो बंदा आपको परेशान किया, इतना कुछ करवा दिया कि आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा, आप उसको कैसे परेशान कर सकते हैं? आप तो आगे नहीं बढ़े, उसने आपको परेशान किया। अब वो धारा क्या है? वो धारा होता है, एक होता है आईपीसी की धारा है 499-500 आईपीसी के अंदर आता है, ठीक है। ये होता है मानहानि का मुकदमा। आप उस बंदे के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं कि इसने मुझे जानबूझ करके परेशान किया, और आपके पास सारा प्रूफ है ही, वो उसने आपको जानबूझ के परेशान किया, इसका प्रूफ तो सबसे बड़ा है क्योंकि उसने खुद एफआईआर लिखवाया है आपके खिलाफ फर्जी। और एक और जो मैंने आपको बताया था आईपीसी 211 के अंदर, इसके अंदर कोई ऐसा अगर उसने बहुत बड़े क्राइम में आपका नाम डाला था तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी और विद जुर्माना भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और जो मैंने आपको बताया था आईपीसी 182, इसके अंदर 2 साल का सज़ा उसको होना ही होना है, उसके साथ साथ जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फर्जी एफआईआर से बचने का, फर्जी एफआईआर को क्वैश करवाने का और लॉ को ओबे करते हुए अपने आप को बचाने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।